नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुजरात में हुए गोधरा कांड के बारे में। यह किन कारणों की वजह से हुआ था? क्या यह एक प्री प्लान्ड था? और इसमें सरकार की क्या अचूकियां रही जिसकी वजह से इसने एक विशाल रूप धारण कर लिया? वीडियो में बने रहे अंत तक। इनमें एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है विश्व हिंदू परिषद। इन्होंने फरवरी के महीने में 100 दिन का पूर्ण आहुति यज्ञ करवाया। इस यज्ञ में देश भर से लोग आए और गुजरात में इकट्ठा हुए। इन्हें कर सेवक भी कहा जाता है। कर मीन्स हाथ, और जो सेवक जो सेवा करते हैं, और कुछ लोग इन्हें राम भक्त भी कहते हैं। ये कर सेवक अहमदाबाद से अयोध्या आते हैं। इन्हें 22 फरवरी को अयोध्या पहुंचना होता है और साबरमती एक्सप्रेस से 26 फरवरी को वापस आना होता है। जाने व पहुंचने के बीच में बहुत से अवसर आते हैं जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कर सेवक अहमदाबाद से अयोध्या पहुंचते हैं। 25 फरवरी को यह खत्म होने के बाद अपने अपने घर लौट जाते हैं। गुजरात से आने वाले कर सेवक अयोध्या से ट्रेन में बैठते हैं। 26 फरवरी को यह ट्रेन फैजाबाद अहमदाबाद से आती है। इसकी सीटिंग कैपेसिटी 1100 की थी, पर इसमें कुछ लोग एक्स्ट्रा आ जाते हैं। इसमें लगभग 2000 लोग थे। इनमें से 1700 लोग कर सेवक थे। सभी कर सेवक यज्ञ से लौट रहे थे। काउच S5 और S6 था। इन दोनों कोचों में सबसे अधिक कर सेवक थे। इन दोनों कोचों में जो हुआ वही आगे चलकर गुजरात में हुए दंगों की सारी वजह बना। सारी रिपोर्ट्स इन दोनों कोचों के आसपास घूमती है। ट्रेन को 4 बजे अहमदाबाद पहुंचना होता है, लेकिन यह लेट हो जाती है और 6:30 बजे गोधरा से पहले दाऊद ही पहुंचती है। अब जो ही दाऊद में ट्रेन रुकती है तो यहाँ कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये सब हुआ। पहला कारण, क्योंकि बाबरी मस्जिद को लेकर जो गुस्सा था और 1700 कर सेवक साथ आ रहे थे, एक अच्छा चांस था बदला लेने का, जिसमें इन्होंने आग लगा दी। दूसरा कारण था कि दाऊद में एक चाय वाला एसिक्स में आता है, उसे घुसने नहीं दिया जाता है और उसे जय श्री राम बोलने पर फोर्स किया जाता है, जिनके बीच में उनकी लड़ाई हो जाती है और अगले स्टेशन पर पहुंचते ही लोग उन पर हमला कर देते हैं और आग लगा दी जाती है। कोच S5 और S6 को ही टारगेट किया जाता है। इन पर पत्थर फेंके जाते हैं, हथियारों से हमला किया जाता है। इन दोनों कोचों के गेट को कर सेवक अंदर से बंद कर लेते हैं, फिर इनमें आग लगा दी जाती है। फायर ब्रिगेड के आने तक 59 लोग मारे जाते हैं, जिनमें से 27 फीमेल, 22 मेल व 10 बच्चे होते हैं। जली हुई बॉडियों के साथ ट्रेन 4:30 बजे अहमदाबाद पहुंचती है। कोच S5 और S6 को ही टारगेट किया जाता है। इन पर पत्थर फेंके जाते हैं, घरेलू हथियारों से हमला किया जाता है। इन दोनों कोचों के गेट अंदर से कर सेवक बंद कर लेते हैं, फिर इसमें आग लगा दी जाती है। फायर ब्रिगेड के आने तक 59 लोग मर जाते हैं, जिनमें से 27 फीमेल और 22 मेल हैं व 10 बच्चे होते हैं। जली हुई बॉडियों के साथ ट्रेन 4:30 बजे अहमदाबाद पहुंचती है। एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा ना होने की कोशिश करता है। ये बॉडीज के अहमदाबाद पहुंचने पर सारी बॉडी गवर्नमेंट को हैंडओवर कर देनी चाहिए, लेकिन ये बॉडीज विश्व हिंदू परिषद को दे दी जाती है। इनका कहना था कि इन पर उनका अधिकार है। रूल के अनुसार गवर्नमेंट को ऐसा रोकने चाहिए था। न्यूज से लोगों को पता चल जाता है कि S5 और S6 में आग लग गई है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आग क्यों लगी। HP के कार्यकर्ताओं ने इनको खुली गाड़ियों में रखा और शहर के बीच से ले गए। इसका लाइव टेलीकास्ट भी हुआ, साथ ही प्रदर्शक भी हुआ और अहमदाबाद के लोग हैरान हो गए थे। ये चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी थी। UHP ने इनको 16 हॉस्पिटल पहुंचाया, जिससे कई पार्टियों के लोग वहां पर जुड़ गए। हॉस्पिटल के पास खड़ी एक PCR ने इन्फॉर्म किया कि हालात अब खराब हो गई हैं। फॉर्मेलिटी के बाद डेड बॉडीज को शमशान ले जाया गया, जहां से बॉडीज को ले जाया गया और वहां चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होने लग गई थी। नारे लगे, बात मारकाट पर पहुंच गई थी और हालात खराब हो गई थी। उस समय न्यूज़ चैनल पर इतने रिस्ट्रिक्शन न होने पर वो दिक्कत और बढ़ गई थी। लाइव टेलीकास्ट से दंगे और भड़क गए। लाइव टेलीकास्ट से लोगों को आसानी से पुलिस न होने के एरिया पता चल रहे थे, जिस पर वे हमला कर सकते थे। 27 फरवरी को दंगे कुछ जगह पर हुए, लेकिन 28 फरवरी को बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं जब लोग गुलबर्ग व नारोद पहुंचते हैं। गुलमर्ग एक मुस्लिम सोसाइटी थी जिसमें कांग्रेस के हसन अली भी रहते थे। 21 बंगले, 10 अपार्टमेंट व रिच फैमिली रहती थी। 28 फरवरी को सुबह सोसाइटी के आसपास भीड़ इकट्ठी हो जाती है, नारे लगते हैं, लोग डर जाते हैं और हसन भी लोकल पुलिस को कॉल करते हैं, परंतु कोई जवाब नहीं आता है। भीड़ सोसाइटी में घुस जाती है और आग लगाना शुरू कर देती है। MP के साथ लगभग 69 लोगों की जान चली जाती है। अक्टूबर 2017 को न्यूज चैनल आज तक ने तहलका मैगजीन के एक वीडियो को पब्लिक कर दिया, जिसमें UHP, बजरंग दल और रूलिंग गवर्नमेंट का डिस्कशन था कि उन्होंने ये सब कैसे किया। 2016 में SIT होती है, जिसमें 11 लोगों को उम्र कैद होती है। सेम डे नारोद में 10 घंटे प्रोटेस्ट चलता है,
नारोदा में मेनली मुसलमान ज़्यादा रहते हैं। कुछ लोग महाराष्ट्र और कर्नाटक के भी रहते हैं जो यहाँ पर मजदूरी करते हैं। 27 फरवरी को हिंदू लड़कियों को किडनैप करने की खबर फैला दी जाती है। अगले दिन 5,000 लोग बदला लेने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। ये भीड़ 9 बजे अटैक कर देती है। 10 घंटे तक ये सब चलता रहा। गैस सिलेंडर में आग लगा दी जाती है और लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन लगभग 10 घंटे के अंदर 97 लोगों को जान गंवानी पड़ती है। इसके मास्टरमाइंड बाबू बजरंगी कास्टिंग ऑपरेशन तहलका कर देता है और वीडियो को पब्लिक कर देते हैं। ये वीडियो आज भी यूट्यूब पर पड़ी है, चाहे तो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में बाबू बजरंगी ने सब कुछ बताया, उसने कैसे लोगों को मारा, वह किस किस ने उसे सपोर्ट किया। इन दंगों में उसने पुलिस का भी साथ बताया और आगे चलकर बाबू बजरंगी को उम्र कैद हुई, लेकिन ये सब कोर्ट में प्रूफ नहीं हुआ। एक्चुअली कोर्ट में कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ। इस पर बस वाद विवाद चले और एविडेंस के अभाव के कारण सभी को छोड़ना पड़ा। इसमें माया कोटनानी का नाम भी आया और ये बड़ा फेमस नाम है। इन्हें 28 साल की सजा दी गई थी इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, लेकिन आगे चलकर इन्हें भी रिहा कर दिया गया। नारोदा पाटिया में हुए इलेक्शन के बाद इन्हें बहुत ही बहुमत से जीत प्राप्त हुई थी और आगे चलकर इन्हें कैबिनेट मिनिस्टर भी बनाया गया, लेकिन केस के चलते इन्हें अपनी पदवी छोड़नी पड़ी। अगले दिन यानी 1 मार्च 2002 को हनुमान ठिकरी एरिया है जहां बेस्ट बेकरी नाम की एक जगह है, वहां 11 मुस्लिम व 3 हिंदू छिपे हुए थे। उसी रात को सभी को जिंदा जला दिया गया। जब इस पर गवर्नमेंट से सवाल किए गए तो सरकार ने कहा उसने अपने अनुसार सारे कदम उठाए थे, जिसमें सरकार का कोई रोल नहीं था। और कहा राजस्थान, महाराष्ट्र व एमपी से पुलिस सपोर्ट के लिए कहा गया। वहां कांग्रेस का शासन था जहां से कोई सपोर्ट नहीं मिला। उस समय 400 गाँव में से 6,000 हज यात्री वापस आ रहे थे। गुजरात सरकार ने उनकी पूरी सिक्योरिटी मेंटेन करी और उन्हें सेफली उनके घर पहुंचाया। लेकिन फिर भी आज तक इस पर सरकार से सवाल हो रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को यहाँ तक कह दिया गया कि उन्होंने रिदम का पालन नहीं किया। सरकार को ब्लेम करने के भी कारण है। गुजरात इंटेलिजेंस ब्यूरो में संजीव भट्ट सीनियर ऑफिसर थे। इन्हें पीसीआर से खबर आ रही थी कि कर सेवकों की बॉडी पब्लिक से नहीं निकलनी चाहिए और दंगों की भी खबर आ रही थी। इन्होंने बताया शाम को एक मीटिंग हुई थी जिसमें इन्हें समझाया गया कि ये एक एक्शन और रिएक्शन है, कुछ दिन में सब समाप्त हो जाएगा। नवंबर 2007 उस समय हरेन पांड्या गुजरात के होम मिनिस्टर थे। इन्होंने माना वे इस मीटिंग में भी शामिल थे और आगे चलकर किसी ने इसके मर्डर कर दिया जो आज तक लापता है। गुजरात में जो इन्वेस्टिगेशन की टीम यानी एसआईटी थी उनसे बहुत ही सवाल पूछे गए। बाद में नवनीति मेहता कमीशन की एक टीम बनाई गई जो गोधरा कांड व गुजरात दंगों की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। टीम हेड सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जी.टी. नवनीति थे। दंगों के समय अटल जी ने इन्हीं को सपोर्ट किया, लेकिन प्रॉब्लम तो तब क्रिएट हुई जब तहलका मैगजीन ने अरविंद पांड्या जो काउंसिल फॉर द गुजरात गवर्नमेंट थे उस समय पर बोल रहे थे कि नवनीति में सब अपने आदमी है, रिपोर्ट गवर्नमेंट के फेवर में आएगी। नवनीति कमीशन ने 1500 पेजीज 45,000 शपथ पत्र व हजारों गवाहों की स्टेटमेंट को कोर्ट में सबमिट किया और आरएसएस, बजरंग दल व गुजरात सरकार को ग्रीन चिट दे दी और गोधरा कांड में हुए ट्रेन जलने को एक प्री प्लान्ड बताया जिसमें मास्टरमाइंड हुसैन इब्राहिम व नानू मैन थे। उस समय गुजरात व सेंटर में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन 2004 में जब कांग्रेस की सरकार आती है तो ये एक अलग से कमेटी बनाते हैं। गुजरात दंगों की जांच के लिए वह कमेटी का नाम उदित चंद्र कमेटी रखा गया, जिसे गुजरात कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल व अवैध माना और इस पर कहा कि रेल सेंटर के अंडर आती है और यह जांच चलती रही। उस समय रेल मंत्री लालू यादव थे। गुजरात सरकार को गलत साबित करने के लिए सेंटर ने सभी बयान, गवाह, यहाँ तक कि अपने डिपार्टमेंट की रिपोर्ट को अनदेखा किया और आने वाले इलेक्शन से पहले किसी की परवाह न किए बिना 4 महीने में रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट में वही आया जो 2 साल से कांग्रेस के मंत्री बोल रहे थे। उमेश चंद्र ने रिपोर्ट में कहा कि ये एक प्री प्लान्ड अटैक नहीं था, एक हादसा था जो बाद में एक विशाल रूप ले गया। जिस तरह नवनीति की रिपोर्ट एक तरफ थी वैसे ही यह भी एक पर्टिकुलर कमेटी की तरफ थी। अब चुनाव आने वाला था तो लोग किसकी माने। दोनों अलग अलग कम्युनिटी की 2 अलग अलग रिपोर्ट थी और फैक्ट देखिए, दोनों कम्युनिटी के चीफ दोनों पार्टियों के फेवरेट ऑफिसर थे। इस पर ह्यूमन राइट कमीशन ने कहा कि दोनों रिपोर्ट अपनी कम्युनिटी को फेवर करते हैं, इसके आगे चलकर लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ सकते हैं और लोगों का लॉ एंड ऑर्डर से विश्वास उठ सकता है। लेकिन इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट जांच भी चल रही थी जिसका नाम कंसिडर्ड सिटीजन ट्रिब्यूनल था। इसमें कई रिटायर्ड जज व कई एक्टिविस्ट थे। इनकी रिपोर्ट इन दोनों रिपोर्टों की बिल्कुल अलग थी। ये रिपोर्ट आउटलुक ने भी पब्लिश की है। यहाँ मैं आपको हर लाइन टू लाइन बता देता हूँ। रिपोर्ट के अनुसार जब कर सेवक ट्रेन में जा रहे थे और जैसे ही ट्रेन अहमदाबाद से अयोध्या के लिए निकलती है तो लखनऊ से ना जाने कितने लोग बिना टिकट लिए काउच S5 व S6 में चढ़ जाते हैं और IPG रेलवे मिस्टर PP वीज़ा के अनुसार S5 और S6 में कुछ समय कुछ तो गड़बड़ थी। यह भी हो सकता है कि इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग हो।
ट्रेन में बैठे लोगों ने कई स्थानों पर आपस में लड़ाई की। आसपास के न्यूज़पेपर ये सब छाप रहे थे और लोगों को पता चल रहा था कि कहाँ पर क्या क्या हो रहा है। अयोध्या में जनसत्ता ने सेम डे यह खबर छापी थी। गोधरा के टीटी ने भी कन्फर्म किया कि जो लोग जले थे उनमें से सिर्फ 5 की पहचान हो पाई है। एक तो स्टेशन मास्टर की वाइफ थी जिन्होंने उसके टिफिन की वजह से पहचाना गया, जो कर सेवक नहीं थी। टोटल मरने वालों में 12 बच्चे व 12 महिलाएं थी। तो नवनती ने कैसे कह दिया कि मरने वालों में केवल कर सेवक थे? 2000 लोग कर सेवकों को मारने के लिए खड़े थे, तो इसके बारे में लोगों को क्यों नहीं पता चला? 2000 लोग बहुत बड़ी भीड़ होती है। अगर इतने सारे लोग एकदम प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे तो केवल S5 और S6 के एरिया में नहीं खड़े हो पाएंगे। और जब ट्रेन पूरी कर सेवकों से भरी थी तो केवल इन दोनों कोचों को क्यों चुना गया? बाकियों के साथ कोई इंसिडेंट क्यों नहीं हुआ? परंतु आज तक ये चीज़ कन्फर्म नहीं हुई कि आग किस वजह से लगी थी। लेकिन इस सब का बदला जरूर लिया गया, पर किससे लिया गया? उस मजदूर से जो घर से इतनी दूर बैठा है। गोविंद नारवा, जिसका 22 साल का लड़का S6 में जलकर मर गया। जब उसकी बॉडी को शमशान ले जाया जा रहा था तो भीड़ काफ़ी आ गई थी और लोग भड़के हुए थे। तब हाथ जोड़कर इन्होंने सबको कहा कि मुझे कोई बदला नहीं लेना। ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी 2002 में पब्लिश किया था। 1500 लोगों पर FIR हुई, जिनमें से केवल 31 को सजा हुई और इनमें से 11 को फांसी सजा सुनाई गई। बाद में इन्हें भी उम्र कैद का में बदल दिया गया और 20 लोगों को छोड़ दिया गया। खैर, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करें।